नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल बायोलॉजी फॉर ऑल पर। और मैं हूं आपका दोस्त अनुपम मिश्रा। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर पर हमने एक सीरीज शुरू की है, और उसी सीरीज में जो इंग्लिश ग्रामर के जो लास्ट टॉपिक हमने कवर किया था वो था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर ईदर पीजीटी और टीजीटी एग्जाम्स और यूपीएससी, केंद्रीय विद्यालय एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, and also for class 12th students who are studying in UP board schools, right? So this video is the last video and last topic है, last video है ये one word substitution का। और इसके खत्म होने के बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कोई कमेंट, आपका सुझाव है इन वीडियोस के बारे में, कुछ भी सुझाव, कैसा भी सुझाव हो, उस सुझाव से हमें ज़रूर अवगत कराएं, इससे हमें आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट जो लाइन है इस वीडियो का, फर्स्ट है अ पर्सन हु वर्क्स ओनली फॉर मनी और रिवॉर्ड। वो व्यक्ति जो केवल पैसे के लिए काम करता है, वो व्यक्ति, आप उसको पैसा दीजिए और वो आपके लिए काम करेगा, या आप उसको कोई रिवॉर्ड दीजिए वो आपके लिए कुछ भी काम करेगा, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? भाड़े का व्यक्ति बोलते हैं। आपने बहुत सारे लोग ऐसे सुने होंगे जो पैसे के लिए किसी न कोई ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर लेते हैं और वो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। आप पैसे देकर उनसे कैसा भी कोई भी काम किसी भी तरीके का करवा सकते हैं। उन व्यक्ति को क्या बोलते हैं? हिंदी में तो एक शब्द भाड़े का टट्टू, हालांकि वो कोई गलत शब्द नहीं है, वो एक कहावत है एक तरीके का, लेकिन सवाल ये है कि इंग्लिश में उसके लिए वर्ड क्या है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको हिंदी में और इंग्लिश दोनों में बताता चलूं, ताकि जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनको भी मदद मिले, उनको भी समझ में आए। इनको रटना नहीं है, इनको सीखना है, समझना है, और फिर उसके बाद याद करना और प्रैक्टिस करना है। अ पर्सन हु वर्क्स ओनली फॉर मनी और रिवॉर्ड, या तो पैसे के लिए काम करते हैं, किसी इनाम के लिए काम करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं मर्सनरी। क्या बोलते हैं? मर्सनरी, मर्सनरी, MARY, मर्सनरी। मर्सनरी को हिंदी में बोलते हैं भाड़े का टट्टू, या भाड़े का व्यक्ति जो भाड़े पर किसी इनाम के लालच में या पैसे के लालच में आपके लिए कुछ भी काम करता है। ऑलराइट, नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट रिटन बाय हैंड और हैंड रिटन स्क्रिप्ट। वो उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? वो डॉक्यूमेंट कोई गद्य हो सकता है, कोई महाकाव्य हो सकता है, जो हाथ से लिखा गया हो, पूरा हाथ से लिखा गया हो। अ डॉक्यूमेंट रिटन बाय हैंड या फिर अ हैंड रिटन स्क्रिप्ट, उसको क्या बोलते हैं? हमारे देश में, हमारे बहुत सारे धर्म में, बहुत सारे जो मजहब हैं, संप्रदाय हैं, वो जो बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स ऐसे लिखे गए हैं जो पुराने समय में, जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार नहीं हुआ था। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार चाइना में सबसे पहले हुआ था। चाइना की खोज है उनकी, ये चाइना की पूरे विश्व को देन है प्रिंटिंग प्रेस। उससे पहले ना पेपर हुआ करते थे, ना उस तरह के आज जैसे कलम है और सब कुछ है वैसे नहीं हुआ करते थे। तो इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हाथ से लिखे जाते थे। उनको बोलते क्या है? उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट, MANU, मैन्युस्क्रिप्ट। हाथ से लिखा हुआ कोई भी डॉक्यूमेंट मैन्युस्क्रिप्ट कहलाता है। ठीक है, इसके लिए हिंदी में शब्द है हस्तलिपि। हाथ से लिखी हुई लिपि। मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही आपको बताता चलूंगा, ताकि आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बहुत आसान सा है। अ बिल्डिंग मेड इन द मेमोरी ऑफ समवन। मेमोरी नहीं बोलना है, मेमोरी। जो लोग मेमोरी बोलते हैं उसको प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट कीजिए, मेमोरी नहीं बोलना है, मेमोरी। अ बिल्डिंग मेड इन द मेमोरी ऑफ समवन और हिस्टोरिकल इवेंट। कभी कभी आप देखते हैं विश्व का शायद ही कोई देश ऐसा हो जहाँ पर इस तरह की हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स ना हो, जो कभी किसी की याद में, किसी व्यक्ति की याद में बनाई गई हो, या किसी कोई हिस्टोरिकल इवेंट हुआ हो, या किसी व्यक्ति के सम्मान में वो बिल्डिंग्स बनाई गई हो। उन बिल्डिंग्स को आखिर कहते क्या हैं? जैसे अगर आप आजकल के बच्चों से पूछा जाए कि भाई कोई एक अच्छी ऐसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग का नाम बताइए जो किसी की याद में बनाया गया हो, तो सबसे पहले बच्चों के दिमाग में एक ही नाम आता है, वो है ताजमहल। ताजमहल जैसा देखे जाए एक तरीके का, वो तो एक मकबरा है, मॉन्यूमेंट है, जो किसी की याद में बनाया गया था। हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, बात चूंकि इंग्लिश की हो रही तो बात अपना फोकस, कॉन्सेंट्रेशन हम इसी पर रखेंगे। तो ऐसी बिल्डिंग को क्या कहते हैं? जैसे आप दिल्ली में अगर रहते हैं, दिल्ली में कभी घूमने आए होंगे, तो यहाँ पर भी दो एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग ऐसी हैं जो किसी के को सम्मान देने के लिए बनाई गई है। जैसे कि आप जाइए, इंडिया गेट है,
तो वहाँ पर लगभग 25,000 जो भारतीय सैनिक विश्व युद्ध में शहीद हुए थे, उन सभी की याद में उनके नाम वहाँ पर लिखे हुए हैं। 25,000 के लगभग नाम लिखे हुए भारतीय सैनिकों के, जिन्होंने अलग अलग युद्धों में भारत की तरफ से भाग लिया। और वहाँ पर आप देखते हैं कि बीच में एक अमर जवान ज्योति भी लगातार जलती रहती है। तो वो भी एक तरीके के क्या है, हम पूछा जाए तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मॉन्यूमेंट। क्या बोलते हैं? मॉन्यूमेंट। क्या बोलते हैं उसको? मॉन्यूमेंट बोलते हैं। कोई ऐतिहासिक बिल्डिंग हो सकती है। नेक्स्ट, ये भी थोड़ा सा आसान है। और रेजिडेंस स्पेलिंग ठीक करें। रेजिडेंस यानी कि निवास। और रेजिडेंस मेंट फॉर लिविंग ऑफ मोंक्स एंड प्रीस्ट। उस जगह को क्या बोलते हैं जहां सन्यासी, मोंक यानी कि भिक्षु, प्रीस्ट यानी कि पुजारियों के रहने का स्थान, उसको क्या बोलते हैं? आप अगर बुद्धिस्ट धर्म के बारे में थोड़ी जानकारी रखते हैं तो आपने सुना होगा ऐसी जगहों को पुराने समय में क्या बोलते हैं, आज भी पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं मठ। हिंदी में क्या बोलते हैं? मठ। बात है कि उसके लिए इंग्लिश में क्या शब्द है? इंग्लिश में उसके लिए कौन सा वर्ड है? ऐसी जगह जो स्पेशली प्रीस्ट यानी पुजारियों और जो साधु संतों और भिक्षुओं को रहने की जगह, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मोनेस्ट्री। क्या बोलते हैं? मोनेस्ट्री। MONASTRY मोनेस्ट्री। ऑलराइट, ये तो आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन हु फाइट्स अ बुल इन अ स्पोर्ट। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे एडवेंचरस स्पोर्ट्स होते हैं जिनमें लोग अपनी जान को दांव पर लगाकर, अपनी जान जोखिम में डालकर बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिसमें वो कभी कभी बुरी तरह घायल भी हो जाते हैं। और कई बार उनको वो इतने गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं कि कई बार ऐसा सुना गया, देखा और पढ़ा गया कि उनकी मृत्यु भी हो जाती है। जो लोग खासकर इस तरीके के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं जहाँ उन्हें एक जानवर का सामना करना पड़ता है और वो जानवर इतना खूंखार और इतना बड़ा हो सकता है जैसे कि एक बुल। तो जो लोग किसी स्पोर्टिंग इवेंट में बुल का सामना करते हैं, उनसे लड़ते हैं, या उनका टास्क होता है, उनका जो एम होता है बुल को हराना है, बुल को मारना, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? उस व्यक्ति को बोलते हैं मेटाडोर। क्या बोलते हैं? मेटाडोर। METADOR। मेटाडोर। मेटाडोर एक कार भी आती थी पहले, अगर आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत आसान है, तो बच्चे भी बता देंगे। कंडीशन नहीं बोलना। मैंने कई लोगों को सुना है, बच्चे भी ई पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। देखिए, अगर सिंगल आई है तो छोटा ई का प्रोनाउंस कीजिए, डबल आई ई है या डबल ई है तो बड़ी ई का प्रोनाउंसिएशन होता है वहाँ पर। सिंगल आई में आप स्ट्रेस ई पर मत दीजिए, कंडीशन नहीं बोलिए, ठीक है? ई पर स्ट्रेस नहीं देना। अ कंडीशन कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ फूड और न्यूट्रिएंट्स। भोजन की कमी से या हमारे शरीर के लिए जो भी पदार्थ बहुत आवश्यक हैं, जिसमें विटामिन्स हैं, मिनरल्स है, पानी है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए, हमारे शरीर के डेवलपमेंट के लिए, मेंटल और फिजिकल दोनों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट्स है, इनकी सभी की एक निश्चित मात्रा है जो हमारे शरीर में जानी चाहिए, जिससे हम स्वस्थ रहें, एक्टिव रहें और अपना काम को सही तरीके से करते रहें। मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली हम बिल्कुल फिट रहें। अगर उन सब चीज़ों की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? उस अवस्था को क्या कहते हैं? सोचिए, 2 सेकंड का टाइम है आपके पास। उसको बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। MAL न्यूट्रिशन, NUTRITION न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन। कुपोषण हिंदी में बोलते हैं। इसके लिए हिंदी में शब्द क्या है? कुपोषण। मैं लिख देता हूँ, कुपोषण। हिंदी में क्या शब्द है इसके लिए? कुपोषण। अ कंडीशन विच इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ फूड और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। अगर हमारी बॉडी में नहीं पहुंचते तो कुपोषण हो जाता है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर लाखों की संख्या में बच्चे मेल न्यूट्रिशन का शिकार है, क्योंकि उनको पर्याप्त मात्रा में भोजन और बाकी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। कारण चाहे जो भी रहा हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में 3 मैंने एक साथ लिखे हैं कि वो तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अ प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग 1 पर्सन एट ए टाइम। इसका हिंदी में मतलब है कि जब एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से विवाह करता है। व्यक्ति का मतलब आदमी नहीं, व्यक्ति का मतलब है जो विवाह के रिचुअल है, स्त्री का पुरुष से, पुरुष का स्त्री से विवाह होता है। जब एक व्यक्ति एक दूसरे से विवाह करता है, एक ही मतलब एक पति है या फिर एक पत्नी है, उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं मोनोगेमी।
देखो इसको रटना नहीं है, मैं आपको एक आसान तरीका बता देता हूँ। मोनो का मतलब होता है 1, बाई BI बाई और DI डाई, डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3, टेट्रा का मतलब 4, पेंटा का मतलब 5, हेक्सा का मतलब 6, हेप्टा का मतलब 7, ऑक्टा का मतलब 8। ये एक तरीके के काउंटिंग है जो आपको अगर आप साइंस पढ़ी होगी तो आपको। और गैमी का मतलब होता है मैरिज। मोनो मीन्स 1, गैमी का मतलब मैरिज होता है, ध्यान रखिए, गैमी का मतलब मैरिज होता है। तो प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग 1 पर्सन एट ए टाइम मोनोगैमी हो गया। अब प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग 2 पर्सन एट ए टाइम, किसी व्यक्ति की 2 पत्नियां हैं या एक स्त्री के 2 पति हैं, ऐसा होता है कई बार, तो उसको कंडीशन को क्या बोलेंगे, उस प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं, बाईगैमी, बाईगैमी। अब प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मैनी पर्सन, इंग्लिश में मैनी के लिए जो वर्ड है वो पॉली है, POLY, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीगैमी। ये जो पॉलीगैमी का प्रैक्टिस थी, ये पुराने समय में बहुत ही प्रचलित थी। आपने सुना होगा, राजा महाराजा या सम्राट हुआ करते थे, इनकी कई कई रानियां हुआ करती थी, यानी कि एक व्यक्ति कई महिलाओं से विवाह करता था। इतिहास ऐसे एग्जाम्पल से भरा पड़ा है। आप हिस्ट्री को जितना आप पीछे चले जाएंगे, आपको लगभग सभी जितने भी एरा आए हैं, सब में आपको ये प्रैक्टिस मिलेगी। और वो चाहे कोई भी रहे हो, किसी भी धर्म के मानने वाले रहे हो, सब में ये प्रथा थी। राजपूतों में भी रही है, बड़े बड़े शासकों में रही है, मौर्य साम्राज्य में रही, कितने भी बड़े बड़े राजा। अगर आप बात करें रामायण के समय की, तो वहाँ पर राजा दशरथ की भी 3 रानियाँ थी। तो उस प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं, पॉलीगैमी। यानी एक व्यक्ति कई, महाभारत में के समय में कहा जाता है कि द्रौपदी के 5 पति थे, तो वो भी पॉलीगैमी ही कहलाएगा। ओके। अ पर्सन विद इल रेपुटेशन इन सोसाइटी, वो व्यक्ति जिसकी समाज में प्रतिष्ठा बहुत ही खराब है, बहुत ही कुख्यात तरीके का व्यक्ति है। वो क्या कहते हैं, सामाजिक तौर पर डिक्लेयर्ड है कि ये व्यक्ति भाई बहुत ही गलत कामों के लिए कुख्यात है। समाज में उसकी रेपुटेशन बहुत ही बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बुरे कामों के लिए वो प्रसिद्ध है, अच्छे कामों के लिए नहीं प्रसिद्ध। आप प्रसिद्ध 2 तरीके से हो सकते हैं, तो अच्छे काम करके प्रसिद्ध हो सकते हैं या फिर बुरे काम करके हो सकते हैं। तो जो व्यक्ति अपने बुरे कामों के लिए संसार दुनिया में प्रसिद्ध है, समाज में प्रसिद्ध है, उस व्यक्ति को उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, हिंदी में वर्ड बोलो ना, कुख्यात। इंग्लिश में इसके लिए क्या वर्ड है, इंग्लिश में इसके लिए वर्ड है नोटोरियस। क्या वर्ड है, नोटोरियस, NOTORIOUS, हिंदी में कुख्यात। Someone who is famous for ill deeds, बुरे काम, जिसको बोलते हैं इल डीड, DEEDS, इल डीड्स। तो ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वीडियो के अगले पार्ट में जो इंपॉर्टेंट चीजें अभी रह गई हैं, मैं उनको भी हमें कवर करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अ पर्सन हु ऑलवेज लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ ए थिंग, और इंग्लिश में कहावत है, समवन हु ऑलवेज लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ ए कॉइन। सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एवरी कॉइन हैज 2 साइड्स। ठीक है, 2 साइड हर कॉइन के होते हैं, तो ये तो कॉमन सी बात है। आपको पूछेंगे इसमें आप क्या नया क्या बता रहे हो। देखिए 2 तरीके के लोग होते हैं, एक तो हर चीज़ में वो पॉजिटिव ही देखते हैं। जैसे कई बार एग्जांपल दिया जाता है, ग्लास का एग्जांपल दिया जाता है, तो किसी ग्लास में अगर आधा ग्लास पानी है, तो अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए, तो जो व्यक्ति हर चीज़ में अच्छी चीज़ ढूंढता है, हर चीज़ में जिसमें सैकड़ों कमियां हैं उसमें भी वो अच्छी चीज़ ढूंढता है, पॉजिटिव चीज़ ढूंढता है, तो वो ये कहेगा कि भाई ग्लास आधा भरा हुआ है। और जो हर बात में कमी खोजता है, हर चीज़ में कमी खोजता है, उसको लगता है कि दुनिया ये नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव थॉट से भरी हुई है और उसके दिमाग में भी यही चलता रहता है, तो वो ये शायद ये बोलेगा कि ये गिलास आधा खाली है। दोनों लोग अपनी अपनी जगह पर सही है, बात सिर्फ एटीट्यूड और नज़रिए की है कि आप चीज़ों को किस तरह से देखते हो। तो मैंने सिक्के का एग्जाम्पल आपको इसलिए दिया कि अगर सिक्का आपको दिया जाए, एक तरफ साइड थोड़ा शाइनिंग ज़्यादा है, दूसरी तरफ शाइनिंग थोड़ी सी कम है, मान लीजिए कि घिस गया है, तो आप जो व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव थॉट से घिरा रहता है, उसके अपने आसपास के वातावरण को, अपने आसपास के लोगों को हमेशा पॉजिटिव ही रखता है और पॉजिटिव सोच रखता है, तो वो हमेशा बोलेगा कि वो हमेशा किस साइड को सबसे पहले देखेगा, उस साइड को जो सबसे ज़्यादा शाइनिंग है, जिसमें शाइनिंग ब्राइटनेस ज़्यादा है। और दूसरा व्यक्ति जो खुद के अंदर, जिसके अंदर नेगेटिव थॉट्स हैं, वो हमेशा नेगेटिव बातें करता है या नेगेटिव सोच रखता है, तो हमेशा सबसे पहले यही बोलेगा कि सिक्का ये खराब है, क्योंकि एक साइड ये इसकी थोड़ी सी घिस गई है। तो इस जो नज़रिया जिसको बोलते हैं, जिसको जो नज़रिया बोलते हैं, वो उसके हिसाब से लोगों को 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो हो गए आशावादी, जो हर चीज़ में पॉजिटिव चीज़ें ढूंढते हैं, दूसरे होते हैं निराशावादी।
अब सवाल है कि उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। अ पर्सन हु ऑलवेज लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ ए थिंग, उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्ट। हिंदी में आशावादी। मैं लिख भी रहा हूँ और साथ साथ बोल भी रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। दूसरा मैंने क्या बताया था, अगर जो व्यक्ति हमेशा डार्क साइड को देखता है, निराशावादी बातें करता है, जैसे मैंने लास्ट का एग्जांपल दिया, उसको क्या बोलेंगे? उसको हिंदी में तो आप आराम से बताते हैं कि निराशावादी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में उसको बोलते हैं पैसिमिस्ट। क्या? PESSI, पैसिमिस्ट। इसको क्या बोलेंगे? निराशावादी। निराशावादी। आगे बढ़ते हैं। A person who possess all kinds of power of the world, वो व्यक्ति जिसके पास दुनिया की सारी शक्तियां मौजूद हैं। भगवान की बात नहीं कर रहे हैं, उसके लिए ऑलमाइटी शब्द ऑलरेडी है। जिसके पास सारी शक्तियां, सारा पोटेंशियल उसके पास है, दुनिया की जितनी भी शक्तियां दुनिया में विद्यमान है वो सारी की सारी पोजेस करता है, सारी उसके पास है। उसको क्या बोलेंगे? हिंदी में तो बड़ा आसान है, सर्वशक्तिमान इसको बोलते हैं। अब सर्वशक्तिमान तो कोई व्यक्ति भी हो सकता है जो जिसको ऐसा लगता है कि हाँ मैं सर्वशक्तिमान हूँ, या फिर वो ईश्वर की सत्ता को हम सर्वशक्तिमान मानते हैं। हिंदी में तो सर्वशक्तिमान बोलते हैं। इंग्लिश में उसके लिए क्या वर्ड है? उसके लिए वर्ड है ओमनीपोटेंट। क्या? OMNI, ओमनीपोटेंट, POTENT। हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान, जिसके पास सारी शक्तियां जिसमें समाहित है, उसको बोलते हैं सर्वशक्तिमान। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, कोई व्यक्ति जो एक ही समय पर दुनिया के हर कोने में मौजूद है। दुनिया को कोना बोला जाता है, हालांकि दुनिया में कोना ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं, क्योंकि दुनिया तो थोड़ा सा स्फेरिकल शेप है, गोल है, कोना तो आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। फिर भी दुनिया के हर कोने में एक ही समय पर सभी जगह विद्यमान है, उसको क्या बोलेंगे? वर्ड इससे मिलता जुलता है, इसीलिए मैंने इसको इसके साथ लिखा है। उसको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी, सभी जगह व्याप्त है, सर्वव्यापी। व्यापी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, ओमनीपोटेंट, सभी जगह जो प्रेजेंट है उसको बोलते हैं सर्वव्यापी, यानी कि ओमनी प्रेजेंट, ऊपर वाला ओमनीपोटेंट। इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट वाला है, अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग। बहुत से लोगों को ये गुमान होता है, ये उनके मन में गलतफहमी होती है, या वाकई में भी ऐसा होता है, जो उनको लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं। दुनिया की जितनी भाषा है, दुनिया के जितना भी ज्ञान है, सब जितना भी है दुनिया में, वो हर चीज़ को जानते हैं, सर्वज्ञाता है वो तो। किसी को मजाक बनाने के मकसद से भी कभी हम लोग बोल देते हैं हाँ भाई आप तो सर्वज्ञाता हो, आपको तो सारी चीज़ों का अनुभव है, सारी चीज़ों का ज्ञान है। तो सवाल ये है कि उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? हिंदी में तो मैंने बोल दिया सर्वज्ञाता। वर्ड इससे मिलता जुलता है, तो इसके लिए आप वर्ड सोचिए। उसके लिए बोलते हैं ओमनी, CIENT, सर्वज्ञाता, सभी चीजों को जानने वाला है, यानी कि सर्वज्ञाता। तो ये तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लगभग एक जैसे हैं। इनको आप याद करिए, समझिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अ थिंग और ए बिल्डिंग, ये बिल्डिंग लिखा, BLDG शॉर्ट में लिखा, मैंने बिल्डिंग लिखा है। अ थिंग और ए बिल्डिंग नो लॉन्गर यूज। आपने कई बार देखा होगा, आपका जैसे बस से सफर करते हैं, ट्रेन से सफर करते हैं, तो कई बार आपको रेलवे स्टेशन के आसपास कुछ ऐसे आपको बिल्डिंग जैसे केबिन्स होते हैं, क्रॉसिंग के हर क्रॉसिंग के बाहर केबिन होता है, या कोई ऐसी पुरानी पानी की टंकी है, या कुछ और स्ट्रक्चर पहले बनाया गया था, अब उसको यूज़ करना बंद कर दिया गया है क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई। अब उसकी जगह कोई दूसरी बिल्डिंग या दूसरी चीज़ उन्होंने यूज़ करनी शुरू कर दी है, और पुरानी वाली बिल्डिंग को या पुरानी वाली चीज़ को यूज़ करना बंद कर दिया है। तो उसको क्या बोलते हैं? उसके लिए इंग्लिश में वर्ड है, उसके लिए इंग्लिश में वर्ड है, और वो वर्ड है एब्सोल्यूट, OBSOLET, एब्सोल्यूट। एक वर्ड होता है एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट नहीं बोलना है, एब्सोल्यूट, AOBSO, एब्सोल्यूट, जो यूज में नहीं है, बेकार हो गई है।
कंडेम जिसको बोलते हैं, कंडेम हो गई। नेक्स्ट, अ पर्सन हु डज नॉट केयर फॉर आर्ट एंड लिटरेचर, वो व्यक्ति जिसको कला और साहित्य में कोई रुचि नहीं है, वो व्यक्ति जिसको कला में, साहित्य में, लिटरेचर में, आर्ट की भी बहुत सारी फॉर्म्स हैं, बहुत सारी फॉर्म्स है, डांस भी एक आर्ट फॉर्म है, पेंटिंग भी एक आर्ट फॉर्म है, ड्रामा भी एक आर्ट फॉर्म है, तो ये आर्ट के बहुत सारे आयाम हैं। और लिटरेचर, साहित्य तो दुनिया में तो हजारों लैंग्वेज, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं सबका अपना अपना लगभग साहित्य है, अपना अपना कल्चर है। तो जिस व्यक्ति को साहित्य और कला के में ना कोई रुचि है, ना वो कोई चिंता रखता है, ना कोई उनसे मतलब रखता है, ना उसको कोई उन सब चीज़ों से मतलब है या प्यार है, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फिलिस्टाइन, PHILISTINE, PHILISTINE, फिलिस्टाइन। ऑलराइट, तो देख लीजिए। लास्ट की जो तीन है तो बहुत ही आसान है, बहुत इजी है याद करने में भी और समझने में भी। अ पर्सन हु लव्स हिज ओन कंट्री, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे जो अपने देश से प्यार करता हो? देशभक्त, हिंदी में तो बड़ा आसान है, देशभक्त। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? या राष्ट्रभक्त कह लीजिए, देशभक्त कहिए या फिर राष्ट्रभक्त कहिए। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैट्रियट। देशभक्त, देशभक्त कहिए या राष्ट्रभक्त के पैट्रियट नहीं, पैट्रियट बोलिए इसको। क्या बोलेंगे? पैट्रियट पढ़ेंगे। अ पर्सन हु लव्स हिज ओन कंट्री इज कॉल्ड पैट्रियट। और वो जो व्यक्ति अपने देश से नफरत करता हो, देश के खिलाफ बातें करता हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं देशद्रोही। यही पर ही समझ लीजिए, देशद्रोही। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेटर, TRIATOR। ट्रेटर का मतलब देशद्रोही। तो मैंने आपको दो चीजें बताई, एक तो पैट्रियट, देशभक्त जो अपने देश से प्यार करे, और दूसरा जो अपने देश से नफरत करे, देश के खिलाफ बातें करे और देश को तोड़ने की साजिश करे, देश से नफरत करे, उसको देश के कानून के खिलाफ जाकर कुछ काम करे, उसको बोलते हैं देशद्रोही। इंग्लिश में वर्ड है उसको लिए ट्रेटर। ऑलराइट, नेक्स्ट है द पर्सन हु डाइज फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज कंट्री, वो व्यक्ति जो अपने देश के लिए, अपने समाज की भलाई के लिए, अपनी समाज की भलाई के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देता है, अपने फर्ज के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देता है। जैसे हमारे जितने भी फौजी भाई हैं, जितने भी आर्म फोर्सेस में लोग हैं, वो बेसिकली देखा जाए तो किसके लिए काम कर रहे हैं? वो अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। आप कहेंगे उनको तो भाई सैलरी मिलती है, तो सैलरी तो जो भी काम करेगा उसको सैलरी तो सरकार देगी। अब प्राइवेट आप जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, सैलरी तो वो तो आपका हक है, वो तो मिलेगी। लेकिन वो बेसिकली देखा जाए, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है किसी ऑपरेशन के समय या कहीं पर जहाँ पर भी उनको भेजा गया उस कॉज के लिए, वो अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको शहीद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उनको शहीद बोला जाता है। द पर्सन हु डाइज फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज कंट्री, इंग्लिश में तो वर्ड शहीद है, इंग्लिश में आपको पता होगा मार्टिर बोलते हैं, MARTYR, शहीद। क्या बोलते हैं? शहीद, मार्टिर। A person who is the lover of mankind और humanity, लास्ट जो है, जो व्यक्ति समाज में जितने भी रहने वाले लोग हैं उनके भले के लिए काम करता है, उनसे प्यार करता है और उनकी सेवा के लिए हमेशा हमेशा आगे रहता है, उस बड़ा उदारवादी होता है कि वो आपकी हर तरीके से तो मदद करना चाहते हैं, पैसे से भी, और जो भी चीज़ें संभव हो सकती है उसके लिए वो आपकी उनकी मदद करता है, किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज की मदद करने के लिए तैयार रहता है, बड़ा ही उदारवादी होता है, लाखों करोड़ों का डोनेशन भी देता है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फाइलेंथ्रोपिस्ट, PHILO, फाइलेंथ्रोपिस्ट, PROPHIST। एक बार स्पेलिंग चेक कर लेते इसकी। PHILAN THRO PIST, फाइलेंथ्रोपिस्ट, परोपकारी इंजन बोलते हैं। क्या इसमें सही शब्द है? परोपकारी। इसके लिए सही वर्ड क्या है? परोपकारी, फाइलेंथ्रोपिस्ट, PHILAN
THROPIST, Philanthropist। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खाली समय में इनको पढ़िए, याद कीजिए, सीखिए, समझिए। कोई आपका सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई मन में डाउट है तो पूछिए कमेंट के माध्यम से। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है। और इसके अलावा कुछ और अगर ऐसे टॉपिक्स आपके पास हैं जो जिस पर आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियोस बनाऊं और आपको ये जानकारी अच्छी लगती है, आपको लगता है कि ये जो कंटेंट आपको दिखाया जा रहा है, जो आपको पढ़ाया है, समझाया जा रहा है, इसका पूरा मकसद सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ है, जिससे जो बच्चे हैं जिनके पास और साधन नहीं है, साधन का मतलब तो देखिए आजकल तो बड़ा आसान हो गया है कि मोबाइल तो लगभग सबके हाथ में। एक समय वो भी था जब 250 रुपये में 500 MB डेटा मिलता था और पूरे महीने आपको चलाना पड़ता था। अब तो हालत ये है कि आप 5 रुपये में कम से कम 1.5 से 2 GB डेटा पूरे दिन आप यूज़ करते हैं। तो अब तो ना तो डेटा की कमी है, ना लगभग ऐसा जो एक रिकॉर्ड है उसके हिसाब से भारत में अगर उसकी पॉपुलेशन की बात करें तो 130 करोड़ है, और उस 130 करोड़ में भारत के अंदर जो मोबाइल यूज़र्स हैं वो लगभग 90 करोड़ हैं। तो 90 करोड़ में अगर ये भी मान लें कि 60 से 70 करोड़ लोग डेटा यूज़ करते हैं, मोबाइल इंटरनेट वाला मोबाइल यूज़ करते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। और चूँकि डेटा आजकल इतना बहुत ही कॉमन हो गया है, सस्ता हो गया है, नेटवर्क भी आजकल हर जगह लगभग गांव दूर दूर देहात में भी नेटवर्क बहुत अच्छे आते हैं। तो वो तो एक जो कमी थी, संसाधनों की कमी, वो तो काफ़ी हद तक दूर हुई है। शिक्षा जो है वो बहुत दूर दराज के गाँव में भी, जहाँ पर किसी ज़माने में बिजली नहीं आती थी, वहाँ तक भी पहुँची है। बस सिर्फ करना आपको ये है कि आपके अंदर अगर लगन है पढ़ने की और सीखने की, तो आप किसी भी माध्यम से अपने ज्ञान जितना जहाँ से भी आपको जो मिल सकता है उसको ज्ञान को आप इकट्ठा कीजिए, उसको अर्जित कीजिए, उसको सीखिए, उसको समझिए। ज़रूरी नहीं है कि ये आपको आपके जीवन में यूज़ ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप किसी सोल पर्पस से किसी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए बैठे हैं कि मुझे ये कंपटीशन को क्रॉस करना है, उसको मुझे क्रैक करना है, कंसंट्रेशन के साथ अपना ध्यान लगाइए, उस पर काम कीजिए, फोकस रखकर अपनी मेहनत कीजिए। एक बार में नहीं हो सकता है, दूसरी बार में या फिर हो सकता है तीसरी बार में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग चैनल में से अभी पहली बार जुड़े हैं और वीडियो को अब शायद पहली बार देख रहे हैं, उनसे विनती यही रहती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे खुद को सेल्फ मोटिवेशन मिलता है, देखकर सुनकर अच्छा लगता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।